which affects free consent, and that is coercion. We have discussed in detail. As per section 13 we have covered consent, as per section 14 we have covered free consent, as per section 15 we have covered coercion, its definition, its essentials, and what are the effects of it on contract. We have tried to cover that. So we are currently dealing with the 5th chapter, the giant chapter, the biggest chapter of unit 1, called free consent, हिंदी में मुक्त सम्मति. आज हम दूसरा फैक्टर ले रहे हैं विच अफेक्ट्स फ्री कंसेंट, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, अयोग्य लागवक. બળજબરીની ચર્ચા કરેલી, કોર્શિયનની ચર્ચા કરેલી, બળનો ઉપયોગ થાય તેની ચર્ચા કરેલી. આજે હવે આપણે ઇમોશનલ અત્યાચારની ચર્ચા કરશું, अयोग्य लागवक ની ચર્ચા કરશું. अनड्यू इन्फ्लुएंस को हिंदी में कहते हैं अयोग्य लागवक. तो डिफाइन अयोग्य लागवक means undue influence. Discuss તેના આવશ્યક તત્વો means its essential elements, and what are its effects on a contract, તેની કરાર પર શી અસર થાય તેની ચર્ચા કરીએ. So let's start with the today's session, undue influence. Sir, undue influence is the second factor which affects free consent. मीनिंग देख रहे हैं हम अनड्यू इन्फ्लुएंस का, और ये सेकंड फैक्टर है दैट अफेक्ट्स फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट को 5 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. मैंने अभी प्रश्न पूछा था, मुझे जवाब नहीं मिला. There are 5 factors which affects free consent. Number 1 coercion, number 2 undue influence, number 3 धोखा यानी कि fraud, number 4 misrepresentation, number 5 mistake, जिसमें से हम अभी सेकंड के साथ डीलिंग कर रहे हैं आज. अब undue influence को सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं. The term undue influence means improper or unfair use of one's superior power in order to obtain the consent of a person who is in a weaker position. अनड्यू इन्फ्लुएंस को अगर मुझे सरल भाषा में समझाना हो, सर इतना तो हमको पता ही है दैट देयर आर 2 पार्टीज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, 2 पक्षकार तो कम से कम होने चाहिए. अब यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर क्या सिचुएशन है? अनड्यू इन्फ्लुएंस के सर ऐसी सिचुएशन है वेयर वन पर्सन इज इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन. दो में से एक बंदा डोमिनेटिंग पोजीशन में है. डोमिनेटिंग पोजीशन का मतलब क्या होता है? जिसके पास सुपीरियर पावर हो, पावर, सत्ता, ऑथोरिटी हो. ऐसी व्यक्ति, जैसे उसका स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है, मैं जैसा बोलूं वैसा ही होना चाहिए, ये मेरा ऑर्डर है, ऐसा भी हो सकता है, वो ऑर्डर दे, ऐसी व्यक्ति हो. लेकिन ये सुपीरियर व्यक्ति क्या करेगी? ये डोमिनेटिंग व्यक्ति करने क्या वाली है? सर ये दूसरा बंदा जो बेचारा गरीब व्यक्ति जैसा है, गाय जैसा है, जो वीकर पर्सन है, जो वीकर पोजीशन पे है, उसके ऊपर अपना इस सुपीरियर पावर का उपयोग करके, अनफेयर यूज करके उससे कंसेंट लेगा. क्या लेगा? कंसेंट. लिखा हुआ है अनफेयर यूज ऑफ वंस सुपीरियर पावर. आपके पास जो पावर है, सुपीरियर पावर, एज पर योर ऑथोरिटी, ऑथोरिटी के हिसाब से आपको ये जो पावर मिली है, तो उस पावर का आप मिसयूज करोगे. क्या करोगे? मिसयूज करने जा रहे हो. और मिसयूज करके क्या किया जा रहा है? ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द पर्सन हु इज इन अ वीकर पोजीशन. जो बेचारा गरीब गाय जैसा सामने वाला व्यक्ति है, जो वीकर पोजीशन पे, वीकर बंदा है, उसका कंसेंट लेने की कोशिश की जा रही है. इस तरीके से कंसेंट मिसयूज करके, इनप्रॉपर यूज करके, अनफेयर यूज करके. फेयर यूज नहीं है, अनफेयर यूज है. ये मेन पॉइंट है. सरल शब्दों में और समझने की कोशिश करते हैं. द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर सो रिलेटेड टू ईच अदर दैट वन ऑफ देम इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर. दो में से एक पक्षकार ऐसा होगा जो डोमिनेटिंग होगा. कैसा होगा? डोमिनेटिंग. इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर. બીજાની ઈચ્છા શક્તિ પર વર્ચસ્વ ધરાવે એવી પોઝિશનમાં હોય છે. બીજા વ્યક્તિની ઈચ્છા શક્તિ પર વર્ચસ્વ ધરાવે એવી પોઝિશન પર હોય છે. प्रथम व्यक्ति जो पावरफुल व्यक्ति है, डोमिनेटिंग पर्सन है, सुपीरियर पावर जिसके पास है, वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है और उस डोमिनेटिंग पोजीशन का उपयोग करता है सामने वाले के ऊपर. सामने वाले से ऐसा काम करवाया जा रहा है जो उसे नहीं करना है, उसके इच्छा के विरुद्ध काम करवाया जा रहा है, और उससे कंसंट लिया जा रहा है. वो कंसंट भी नहीं देना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता है, फिर भी उससे इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करवाया जा रहा है. इच्छा विरुद्ध कृत्य करावવામાં આવે છે. undue influence destroys the free mind of a person. यहाँ क्या डिस्ट्रॉय होने वाला है, क्या डिस्ट्रक्शन होने वाला है? सर તમારા મગજની પથારી ફેરાઈ જવાની છે. So the person's mind is destroyed by such activity, compels him to do something which is against his will. ઈચ્છાની વિરુદ્ધ કૃત્ય કરવા માટે તમારા પર દબાણ કરવામાં આવે છે, દબાવ મૂકવામાં આવે છે.
પણ આ દબાણ માનસિક દબાણ છે. કેવું દબાણ છે? માનસિક. यहाँ मेंटल प्रेशर होगा. क्या होगा? undue influence is a kind of mental pressure and not a physical force. physical force नहीं होगा यहाँ पे. यहाँ पे क्या होगा? ये माइंड गेम है, यूं समझ लेना. मेंटल प्रेशर है. जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में ऐसा बहुत होता है. गर्लफ्रेंड हमेशा इमोशनल अत्याचार करने की कोशिश करती है, मेंटल प्रेशर पहुंचाने की कोशिश करती है अपने बॉयफ्रेंड को. कैसे पता है? तने मारा समझे, પેલો પીગલી જાય, તારી વાતમાં દમ છે એટલે તો तुम्हारी हम दम છે. इस तरीके से कुछ इमोशनल अत्याचार का उपयोग करके कंसेंट लेने की कोशिश की जाती है. तो यहाँ मानसिक दबाव होगा, मेंटल प्रेशर होगा. यहाँ किसी को मारना नहीं है, मारने की धमकी नहीं है. मारना मारने की धमकी होगा तो क्या हो जाएगा? कोर्शियन, फिजिकल फोर्स. यहाँ कोई फिजिकल फोर्स नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने वाली है. यहाँ माइंड गेम है, शब्दों से खेला जाएगा और आपसे कंसेंट लिया जाएगा. आपके माइंड में घुस के आपसे कंसेंट लिया जाएगा. आपको जो काम नहीं करना चाहिए वो भी आप कर बैठोगे इस सिचुएशन के अंदर. ये वैसी सिचुएशन है. डेफिनेशन टेक्निकल सिचुएशन पे चलते हैं और डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं और इसके अंदर दो बातें शामिल होती है डेफिनेशन की हम बात करें तो. सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 ब्रैकेट में जो लिख रहे हैं वो सब सेक्शन 1 है. 161 नहीं लिख देना है, अनर्थ हो जाएगा नहीं तो. सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 कलम 16 पेटा कलम 1 मुजब. तो सेक्शन 16(1) के हिसाब से इसकी डेफिनेशन दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. A contract is said to be affected or you can say induced by undue influence where कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से अफेक्ट हो रहा है. कब अफेक्ट हो रहा है? इन दो सिचुएशन में. अगर ये दो पॉइंट शामिल होते हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस का उपयोग करके कॉन्ट्रैक्ट किया गया है. पहला, कुछ तो है तुझसे राबता. द रिलेशंस सबसिस्टिंग, रिलेशन राबता, द रिलेशंस सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज are such that one of the party is in a position to dominate the will of the other. यहाँ दो पक्षकारों के बीच में एक रिलेशनशिप होगा. दोनों के बीच में कुछ न कुछ संबंध जरूर होगा. अजनबियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. कोर्शन में फिर भी हो सकता है अजनबियों के बीच में, स्ट्रेंजर के बीच में, लेकिन यहाँ कोई अजनबी नहीं होगा. यहाँ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों पार्टी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती होगी. कुछ न कुछ रिलेशन होगा. ऑथोरिटी वाइज रिलेशन हो सकता है, ट्रस्ट के हिसाब से रिलेशन, दोनों के बीच में ट्रस्ट के हिसाब से रिलेशन हो सकता है. कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होगा दो पक्षकारों के बीच में. ये रिलेशनशिप कैसी होगी? जहां एक बंदा कैसा होगा? डोमिनेटिंग होगा, सनी देओल जैसा होगा. मीन्स जिसका वर्चस्व होगा, जो ऑर्डर करे और सामने वाला हाँ साहब बमणा करना कुछ, वैसी पोजीशन में होगा. डोमिनेटिंग पोजीशन वाला बंदा होगा. एक सरकारी अधिकारी हो सकता है, सामने उसका चपरासी हो सकता है. फादर और उसका बेटा हो सकता है. फादर जैसा कहेगा वैसा सन करेगा. मैं क्या हूं मत ताऊ जो ये बच्चे को कह सकता है. डोमिनेटिंग है, फादर हो सकता है. राइट. वैसे ही डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन हो सकता है. इनकम टैक्स ऑफिसर और एसएससी का यानी कि टैक्स पेयर का ऐसा रिलेशन हो सकता है. कुछ ना कुछ रिलेशन होगा दोनों पक्षकारों के बीच में जहां एक बंदा डोमिनेटिंग होगा, जिसके पास पावर होगा, और सामने वाले से ऐसा एक्ट करवाया जा रहा है जो वो नहीं करना चाहता है. ही इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द इच्छा ऑफ द अदर. विल का मतलब क्या है? डिजायर, इच्छा. दूसरे की इच्छा के विरुद्ध काम करवाने की कोशिश की जाएगी. ये इस पोजीशन का डोमिनेटिंग बंदा जो होगा वो उस पोजीशन का दुरुपयोग करेगा, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करेगा, अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर का दुरुपयोग करेगा. जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर अपनी पावर का दुरुपयोग करके टैक्स पेयर से कुछ मांग ले, ज्यादा मांग ले, 5,000 की जगह उसको कह दे 50,000 देने आपको. अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है और इस पोजीशन का यूज करता है. यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अयोग्य फायदो, अनफेयर एडवांटेज. अनफेयर एडवांटेज प्राप्त करने की कोशिश की जाती है. दो सिचुएशन है. एक डोमिनेटिंग बंदा होगा, डोमिनेटिंग बंदे के पास ऐसी एक सिचुएशन होगी, एक स्थिति होगी, एक पोजीशन में होगा वो, कि जिससे वो सामने वाले के पास से अनफेयर एडवांटेज प्राप्त करने की कोशिश करेगा. अगर वो ऐसा अनफेयर एडवांटेज प्राप्त करने की कोशिश करता है
तो वहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस का उपयोग करके कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, वहाँ कंसर्ट इज अफेक्टेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वैलिड, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। अब हम चलते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स पे। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स नॉर्मली 3 है। ये 3 अगर मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस का उपयोग हुआ है और ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो पहली सिचुएशन क्या है, बंदा हम ये चर्चा कर ही चुके हैं, रिपीटेशन है, यूं समझ लीजिए। जिन्होंने आगे का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा, इनको समझ में आ गया है मेरे फ्रेंड्स, तो इनको ये पॉइंट तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा 2 पार्टीज होती है, एक पार्टी कैसी होगी, डोमिनेटिंग पार्टी, दूसरी होगी वीकर पार्टी। डोमिनेटिंग यानी सुपीरियर पार्टी, जिसका वर्चस्व होगा, वैसा पक्षकार। तो दो में से एक बंदा कैसा होगा, डोमिनेटिंग होगा। तो पहला इसका एसेंशियल क्या बन जाता है, आउट ऑफ द 2 पार्टी 1 पार्टी इज अ डोमिनेटिंग पार्टी, ये पहली बात हो जाएगी। और उसके पास एक ऐसी सिचुएशन होगी, वो अपनी एक पोजीशन बना लेगा, वो ऐसी पोजीशन में है टू डोमिनेट द इच्छा, द विल, द डिजायर ऑफ द अदर। उसकी एक पोजीशन है, उसके पास ऐसी सत्ता है, पावर है, जिसका उपयोग करके वो सामने वाले की इच्छा के विरुद्ध उससे काम करवाएगा, ऐसी सिचुएशन है। दूसरा, ऑब्टेनिंग अनफेयर एडवांटेज। ऑब्टेनिंग अनफेयर एडवांटेज, डोमिनेंट पार्टी क्या करने की कोशिश कर सकता है सर, डोमिनेटिंग पार्टी करेगा, ही मे ट्राई टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। वो ऐसी कोशिश कर सकता है, डोमिनेटिंग पार्टी क्या करेगा, अपने इस पावर का उपयोग करके वो अनफेयर एडवांटेज प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है। तीसरे में कर रहा है, यूजिंग सुपीरियर पोजीशन, अपने इस डोमिनेटिंग पोजीशन का, सुपीरियर पोजीशन का उपयोग कर रहा है। The nominating party uses its dominant position to obtain unfair advantage. Uses, यहां इसके पास पावर प्राप्त हो रहा है और यहां वो प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग कर रहा है। ये नहीं तो आपको सिमिलर पॉइंट लगेगा, इसलिए यहां यूजेस, अब वो इसका, इस पोजीशन का, इस स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है और फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, वो फायदा जो अनफेयर है। आपको याद होगा 2008 में 2006 में अपने सूरत के अंदर बाढ़ आई थी, फ्लड आए थे, फ्लड की सिचुएशन हो गई थी, पानी आ गया था अगस्त के महीने में ही। 6/7/2008 तारीख थी एग्जैक्टली, शाम को शुरू हुआ था पानी आना। मैंने तो अपनी आंखों से देखा हुआ, मेरे घर में भी आया था पानी। उस फ्लड सिचुएशन के अंदर दोस्तों, जो अनफेयर एडवांटेज लिया गया था, क्या बताऊं मैं आपको, अनफेयर एडवांटेज, मौके का फायदा उठाना, एग्जैक्टली इसको क्या कहते हैं, परिस्थितियों का फायदा उठाना, मौके का फायदा उठाना। कितनों ने मौके का फायदा उठाया पता है आपको? एक एग्जांपल देता हूं, जैसे दूध की थैली अगर आप उस समय में खरीदने निकले हो, तो जो चीज 20 रुपए की थी वो 100 रुपए बिक रही थी, तब मिलनी चाहिए 100 रुपए में भी, ऐसी पोजीशन हो रही थी। यहां मौके का फायदा उठाया जा रहा था, अनफेयर एडवांटेज प्राप्त करने की कोशिश किए जा रही थी। जो बेच रहा था वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे था, जो ये सेल कर रहा था दूध की थैली, वो कैसी पोजीशन पे था दोस्तों, डोमिनेटिंग पोजीशन पे था। बेचने वाला है, सेलर है, जो प्राइस मांगेगा हमें देना पड़ेगा, मजबूरी हो गई है अपने लिए उस सिचुएशन में, कर भी नहीं सकते। किसकी गुहार लगाएंगे, किसके पास जाके गुहार लगाएंगे, बाद में गुहार लगा सकते हैं, लेकिन उस वक्त तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ भाई 100 रुपए पकड़। हाँ, अगर जनता कुछ कानून हाथ में लेके फिर उसको सबक सिखाए तो बात अलग है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाता है। 5 गुना 10 गुना प्राइस ले लेना सर, इट्स अनफेयर एडवांटेज प्राप्त करने की कोशिश, मौके का फायदा उठाया जा रहा है, जो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। एमआरपी से कभी भी ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज करनी चाहिए दोस्तों। तो अगर इनमें से कोई भी एक भी तीनों तीन, सॉरी एक भी नहीं, तीनों तीन अगर शामिल होता है, ये सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वहां जो कंसेंट लिया जा रहा है, इट इज अफेक्टेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस से अफेक्ट हो रहा है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाएगा। इनवैलिड का मतलब क्या होगा, आइदर द कॉन्ट्रैक्ट में बी वॉइड और वॉइडेबल। इस सिचुएशन में अनड्यू इन्फ्लुएंस से अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इफ द प्री कंसेंट इज अफेक्टेड बाय undue influence, such contract are considered as voidable contract। void नहीं, voidable contract कहा जाता है, माना जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे एक एग्जाम्पल, मैंने प्रैक्टिकल बात कर ली आपसे, फिर भी एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं फॉर
example, yeah, for instance, Raju was suffering from various diseases and Shyam was treating him. एग्जाम्पल से समझ में आना चाहिए कि राजू जो है वो वीकर पर्सन है, वो बीमार है, कसम कोरोना वायरस की। राजू जो है वो बीमार है, यूं समझ लीजिए बेड पे पड़ा हुआ है बंदा, पेशेंट है पेशेंट। श्याम वाज ट्रीटिंग हिम, श्याम उसका डॉक्टर है। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप सबसिस्टिंग है। यस सर, देयर इज अ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग। डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है जरूर। तो रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, यस सर है। तो एक बंदा बीमार है, बहुत बीमार है, और श्याम उसको ट्रीट करने आता है, उसका इलाज करने आता है, घर पे आ रहा है यूं समझ लीजिए। श्याम बाय एक्सरसाइजिंग हिज लागवर्क influence over Raju as his doctor, induces him, convince him to agree to pay him an unreasonable sum for his service. श्याम क्या कर रहा है? श्याम कौन हुआ यहाँ पे? डॉक्टर। डॉक्टर क्या हो गया सर? डोमिनेटिंग पर्सन हो गया। राजू क्या हो गया? वीकर पर्सन हो गया। राजू बीमार व्यक्ति है, बेचारा गरीब गाय है, यूं समझ इस सिचुएशन में। और पेशेंट के लिए तो डॉक्टर भगवान का स्वरूप होते हैं, उसे वो भगवान मानते हैं। लेकिन अगर भगवान ही अत्याचार करने लग जाए, मीन्स ज्यादा रकम मांगने लग जाए, चार्ज ज्यादा करने लग जाए, अनरीजनेबल अनरीजनेबल रकम, सम सम એટલે દાખલો नहीं हो, अमाउंट, अनरीजनेबल सम यानी कि अमाउंट मांगने लग जाए उसकी सेवा के लिए, जहां मान लो 500 फीस होती है और वहां वो 5000 मांगने लग जाए, तो कितना गुस्सा आ सकता है एक व्यक्ति को, राइट? तो यहाँ पे अनरीजनेबल सम मांगा जा रहा है। डॉक्टर जो है अपने इन्फ्लुएंस का, अपने पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। मान लो जहाँ 500 का खर्चा हो रहा हो, चार्ज हो रहा हो, वहां 5000 क्लेम कर रहा हो राजू से, तो क्या हो सकता है इस सिचुएशन में? सिचुएशन क्या है? तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? इन दिस केस और सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन, श्याम हैज यूज्ड हिज सुपीरियर पोजीशन। श्याम, श्याम कौन है? डॉक्टर। सो डॉक्टर हैज यूज्ड हिज dominating position, superior position to obtain and अयोग्य फायदो, unfair advantage over patient। डॉक्टर ने अपने जो पोजीशन है, जो पावर है उसके पास, जो उसके पास कौशल्य है, उसका दुरुपयोग करके उससे फायदा लेने की कोशिश की है। अगर ऐसा होता है, the consent of patient means Raju was obtained by undue influence। The consent is not considered as free, it is affected by undue influence, and when the consent is affected by undue influence, such contract are voidable contract। means राजू कोर्ट में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है और उससे जो अनफेयर अमाउंट ली गई है वो रिटर्न मांग सकता है, रिस्टोरेशन के लिए मांग सकता है, रिफंड के लिए मांग सकता है। अब कुछ सिचुएशंस है जिसके हिसाब से आगे आपको चर्चा करनी होगी। सिचुएशंस ये है कि कब ऐसा माना जाए कि बंदा डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। आपको कब पता चलेगा कि बंदा डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, वो आपको चर्चा करनी है। शायद पूछ ले एग्जाम में, एक बार पूछा गया है शॉर्ट नोट में। When a person is considered to be in a position to dominate the will of another, ऐसा एक बार फाइनल में पूछा गया है। हम ऐसा कब मान लेंगे कि एक बंदा डोमिनेटिंग पोजीशन में है और वो दूसरे की इच्छा के विरुद्ध काम करवाना चाहता है या करवाएगा? हम ऐसा कब मान लेंगे? कैसे पता चलेगा? तो 3 सिचुएशन है, वो 3 सिचुएशन अब फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। पहली सिचुएशन है रियल अथॉरिटी। रियल अथॉरिटी, सत्ता, अथॉरिटी, अधिकार, पावर, सत्ता होती है वैसा बंदा। डोमिनेटिंग पर्सन ऐसा होगा जिसके पास रियल अथॉरिटी होगी, एपरेंट अथॉरिटी होगी। एपरेंट मींस विजिबल, दिख रही होगी। हाँ, આની પાસે તો સત્તા હોય જ ને, ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર છે લેવરી, એની પાસે સત્તા હોય જ, એની પાસે ऑथोरिटी છે, કરી શકે જે કરવું હોય તે, दिख रही है, नाम से पता चल जाता है दैट ही हैज अ रियल अथॉरिटी, ही हैज अ विजिबल अथॉरिटी। तो डोमिनेटिंग बंदा कैसा होगा? जिसके पास रियल अथॉरिटी है या एपरेंट अथॉरिटी है ओवर द अदर पर्सन, दूसरे पर्सन, सामने वाले पर्सन के ऊपर। ही होल्ड सच अथॉरिटी। इलस्ट्रेशंस देखते हैं।
ये ऐसे केसेस होंगे जहां रिलेशनशिप बिटवीन मालिक और नौकर, मालिक के पास अथॉरिटी, नौकर को जब निकालना हो निकाल सकता है। बेचारे मालिक को 2 काम के लिए रखा हो, उसे 10 काम करवा रहा हो, अनफेयर एडवांटेज ले रहा है, पगार तो 2 ही काम का दे रहा है, 10 काम करवा रहा है, वो गलत है। पेरेंट एंड चाइल्ड, पप्पा जेम करे के तेम बच्चा करे, કરવું જ પડે, અયોગ્ય લાગવકનો ઉપયોગ થાય, નહીં તો રડી રડીને કરાવે। આંસુ, इनकम टैक्स ऑफिसर एंड एसएससी, एसएससी यानी टैक्स पेयर, इनकम टैक्स ऑफिसर, जहां 5,000 टैक्स अगर बंदे ने नहीं भरा हुआ है तो उसके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, कभी कभी करना नहीं चाहिए। अपने पावर का मिसयूज भी कर सकते हैं। 5,000 टैक्स हो रहा है, अब आपको 25,000 भरना है या 50,000 भरना है, ऐसी बात करने लग जाए, ऐसी नोटिस ठोक दे, तो उसको नहीं करना चाहिए, कर रहा है, और फिर शायद करप्शन की बातें आ जाए। पुलिस ऑफिसर एंड गुनेगार, एक्यूज्ड, कल्प्रिट जो होते हैं वो चोर समझ लीजिए, पुलिस ऑफिसर और चोर। चोरी की हो, पकड़ा गया हो तो पुलिस ऑफिसर, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पुलिस ऑफिसर के बाद अथॉरिटी है। अथॉरिटी दो तरीके से यूज हो सकती है, अच्छे तरीके से, इन अ गुड सेंस, इन अ बैड सेंस, इन अ नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस में अगर यूज की जा रही है तो गलत होगा, अपना फायदा देखा जा रहा हो तो गलत होगा, और सामने वाले को निचोड़ा जा रहा हो, बंदे ने अगर शायद क्राइम न भी किया हो तो भी फंसाया जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब बातें आ जाती है। नंबर 2, पहला था रियल अथॉरिटी, अब आ रहा है फिड्यूसरी रिलेशन। ही स्टैंड्स, ही मींस डोमिनेटिंग पर्सन। ही का मतलब क्या है? डोमिनेटिंग पर्सन स्टैंड्स इन अ फिड्यूसरी रिलेशन टू द अदर। जिसके पास पावर है, सुपीरियर पर्सन जो है, वो बंदा सामने वाले के साथ कुछ ना कुछ संबंध में है, और वो संबंध फिड्यूसरी रिलेशन है। फिड्यूसरी रिलेशन क्या होता है? फिड्यूसरी रिलेशन मीन्स अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन विश्वास, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। विश्वास से जो जुड़ा हुआ संबंध हो वो। इट इंक्लूड्स द रिलेशनशिप ऑफ फादर एंड सन। ये विश्वास वाला रिलेशनशिप किन के बीच में होता है? फादर एंड सन के बीच में रिलेशनशिप विश्वास का रिलेशनशिप होता है। एक फादर अपने बच्चे को धोखा कभी नहीं देगा, विश्वास का विश्वासघात नहीं करेगा, ज्यादातर नहीं होता है, 99.99% केसेस में नहीं होता है, एकाध कोई एक्सेप्शनल केस हो सकता है, आज के जमाने में हो सकता है। सन वैसे ही फादर को धोखा नहीं देगा, विश्वासघात नहीं करेगा, हस्बैंड वाइफ से नहीं करेगा। इन दोनों का तो जन्मों जन्मों का नाता हो सकता है, मेड फॉर ईच अदर, 7 जन्मों का नाता हो सकता है, ये एक दूसरे से विश्वासघात न करे ऐसा माना जाता है। गार्डियन एंड वार्ड, पेरेंट्स ही समझ लीजिए एक तरीके से, और गार्डियन के अंडर जो बच्चे पल रहे हो वो बच्चे, वार्ड यानी बच्चे, चाइल्ड समझ लीजिए। स्पिरिचुअल गुरु एंड हिज डिसाइपल्स, गुरु और उसके शिष्य, गुरु शिष्य। डॉक्टर एंड पेशेंट, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट यानी लॉयर और असील। ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, जमींदार और भाड़ुआत, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, डेटर एंड क्रेडिटर। इन सब के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। इस ट्रस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाना, इस विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं करना है, अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरी सिचुएशन क्या, पहली क्या थी? रियल अथॉरिटी, दूसरी फिड्यूसरी रिलेशन, और तीसरा मानसिक रीते व्यक्ति बीमार हो त्यारे, मेंटल इलनेस हो तब। he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness or mentally or physically suffering। जो डोमिनेटिंग बंदा है, ही का मतलब डोमिनेटिंग पर्सन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज नॉट स्टेबल। या तो परमानेंटली मेंटली इल है या टेम्पररी इल हो सकता है। उसकी इलनेस का कारण कुछ भी हो सकता है, उम्र लायक व्यक्ति हो गई हो, 80 साल का हो गया हो, 90 साल का हो गया, ऐसी व्यक्ति हो, बीमार रहता हो या बीमार व्यक्ति है, मेंटली कभी कभी डिस्टर्ब रहता हो, या फिजिकली कैपेबल नहीं है, हैंडीकैप हो सकता हो शायद, या फिजिकली वीक हो, पथारी पे हो, यूं समझ लीजिए ऐसी सिचुएशन वाले बंदे हैं। यूं समझ लीजिए बहुत ही वीक बंदा है, मेंटली इल है,
The law gives protection to old age persons who are ill and even who are abhorn, illiterate, can be easily influenced. ओल्ड एज वाली व्यक्ति के अंडर रह के अगर कोई उनकी देखभाल कर रहा हो ना, तो उनको बेला फुसला के उनकी प्रॉपर्टी हड़पने के कांड बहुत हो रहे हैं। एक तो बूढ़ी व्यक्ति है, बीमार रहती हो, पढ़ी लिखी भी नहीं हो, ऐसी सारी सिचुएशन में लॉ इनको प्रोटेक्शन देता है, इनकी फेवर में जजमेंट देता है दोस्तों। ऐसी व्यक्ति के साथ अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में जाके चैलेंज किया जा सकता है। ये बंदा चैलेंज कर सकता है, ओल्ड व्यक्ति, और अपना राइट्स मांग सकता है। एक केस देखते हैं, शेर सिंह वर्सेस प्रीति सिंह, समझ में ज्यादा आएगा। एक्स एन इलिटरेट विलेजर, एज 90 ईयर्स का बंदा है, इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, गांव का आदमी है, फिजिकली एंड मेंटली अनवेल, जो फिजिकली और मेंटली स्टेबल नहीं है। उसने एक गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट की ऑफ इस प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी में से वो प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी जो है उसने गिफ्ट में दी। किसको दी? एक्स वाई को। एक्स ने वाई को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज नियरेस्ट रिलेटिव हु वाज लुकिंग आफ्टर हिज डेली नीड्स एंड मैनेजिंग हिज कल्टीवेशन। अभी जो वाई नाम का बंदा है ना, वो एक्स का देखरेख करता था। देखरेख का मतलब क्या है? उसका देखभाल करता था, उसकी जो भी डेली नीड्स थी वो ही वाज लुकिंग आफ्टर हिज डेली नीड्स, तो खिलाना पिलाना, उसका ध्यान रखना वगैरह वगैरह। और उसकी खेती का भी ध्यान रख रहा था, मैनेजिंग इज कल्टीवेशंस, उसका खेती जो था, खेती बाड़ी, उसका भी वो ध्यान रख रहा था। ये सारी चीजें वो कर रहा था। तो अब एक तरीके से उस पर एक दबाव आ जाता है उस 90 साल की व्यक्ति पे मेंटली, कि यार ये मेरा इतना ध्यान रखता है, मुझे अपनी प्रॉपर्टी इससे दे देनी चाहिए, भले गिफ्ट में दे देनी चाहिए। तो अगर गिफ्ट डीड अगर एग्जीक्यूट की जा रही है इस तरीके से, अगर वाई ने उस पर थोड़ा दबाव डाल के उससे अगर ये गिफ्ट में मांग ली हो और उसने दे भी दी हो, तो उसको कोर्ट में जाके चैलेंज किया जा सकता है। द कोर्ट हेल्ड दैट वाई वाज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ एक्स। एक्स ने हो सकता है इसके दबाव में आके, वाई के दबाव में आके उसे ये गिफ्ट दे दी है, और उस सिचुएशन को कोर्ट में जाके चैलेंज किया जा सकता है और अपनी प्रॉपर्टी एक्स वापस प्राप्त कर सकता है। देख रेख की है, इसका मतलब नहीं कि प्रॉपर्टी उसको दे दी जाएगी। इसे अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश की है वाई ने एक्स के ऊपर, उससे शाइन करवा ली हो शायद डॉक्यूमेंट के ऊपर, फिजिकली और मेंटली अनवेल भी हो, उस सिचुएशन में उससे ये सौदा कर लिया हो और उसको पता भी ना हो, एक्स को पता भी ना हो, शायद गलत गलत बोल के भी करवा दिया हो। ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस के वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो इसकी इफेक्ट क्या होगी कॉन्ट्रैक्ट पर? व्हाट आर द इफेक्ट्स इफ द कंसर्न इज इंड्यूस्ड और अफेक्टेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस? अगर कोई आपके साथ अ, अयोग्य अयोग्य लागवक का उपयोग करता है और अनफेयर एडवांटेज प्राप्त कर जाता है आपके सामने, आपसे कॉन्ट्रैक्ट करके जा रहा है, आप वीकर पोजीशन में, सामने वाला डोमिनेटिंग पोजीशन पे है और आपसे अनफेयर एडवांटेज प्राप्त करके चला जाता है, तो उस सिचुएशन में आपके राइट्स क्या है वो जानना जरूरी है। उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या हाल हो सकता है आपको जानना जरूरी है। वैसे ही फोर्स करके अगर आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हो, दबाव डाल के आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, फिजिकली, जैसे क्वेश्चन में हमने देखा था, या मेंटली, मेंटल स्ट्रेस करके अगर आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कोई दबाव डाल के, प्रेशर क्रिएट करके अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में आप उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या कर सकते हो, उसकी इफेक्ट्स क्या होगी, इस कॉन्ट्रैक्ट का हाल क्या होगा, रेमेडी क्या, उपाय क्या है, वो समझने की कोशिश करें। इसका उपाय सेक्शन 19 में दिया गया है। सिर्फ इतना ही लिखना है आपने, स्टूडेंट्स लिखते नहीं है दोस्तों, इतना इजी है। ज्यादातर पॉइंट रिपीट ही होते हैं उपाय के अंदर, कॉमन उपाय है ज्यादातर। तो 19 सेक्शन 19 के अंदर इसका उपाय दिया गया, अगर आपसे कोई कंसर्न अनड्यू इन्फ्लुएंस का उपयोग करके लेता है, तो पहला राइट क्या है आपका, पहला उपाय क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? हमने इतना तो पढ़ ही लिया, इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो सर इतने सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? सर इट्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? दो में से एक पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो अदालत में जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाए। क्या करवाए? कैंसिल। दो में से एक पार्टी के पास ही ऐसा ऑप्शन होता है, दूसरे के पास नहीं होता है। यहाँ डोमिनेटिंग पार्टी के पास ये ऑप्शन नहीं है, वीकर पार्टी, वीकर पर्सन के पास ये ऑप्शन है, जिसे हम टेक्निकली क्या कहेंगे? एग्राइव्ड पार्टी कहेंगे। पीड़ित पक्षकार, जिसके साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, अनफेयर हुआ है, वो बंदा
इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या मान सकता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मान सकता है और अपने ऑप्शन का उपयोग कर सकता है। ऑप्शन का उपयोग करने का मतलब क्या होगा? ही मे कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, ही मे कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है इतना वो मान लेते हैं, लेकिन देखिए जब आपके साथ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, चुपचाप घर में बैठ जाओ, कोई एक्शन न लो, भले सामने वाला आपकी प्रॉपर्टी लेके चला गया हो। दूसरा ऑप्शन क्या है? अदालत में जाके केस करो, लीगल एक्शन लेना। लीगल एक्शन लेने का मतलब क्या है? यू आर अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यू आर अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल करवाना चाह रहे हो। आपका मतलब कौन? एग्राइव्ड पार्टी, वीकर पार्टी, वीकर पर्सन क्या करेगा? ही मे डिसाइड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स ही कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। यानी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक्शन लोगे या तो आप एक्शन नहीं लोगे। एक्शन नहीं लेते हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा अपने आप, भले अन्याय हुआ है फिर भी, तो आपने कुछ बोला ही नहीं है तो आपको वैलिड मान रहे हो। आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे हो, वो वैलिड हो जाएगा अपने आप। किसी को पता ही नहीं क्या हुआ है, आप बोलोगे तो पता चलेगा। बोलेंगे कहाँ जाके? चार रास्ते पे जाके नहीं बोलना है, अदालत में जाके बोलना है दोस्तों। अदालत में जाके केस करके हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन वो रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। आज अगर कोई कांड हुआ है तो आपने तुरंत 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने के अंदर आपने एक्शन ले लेना चाहिए, शॉर्ट टाइम के अंदर। फिर आप 2 साल, 3 साल, 10 साल बाद जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तीसरी सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है? रिस्टोरेशन का प्रिंसिपल यूज हो सकता है। रिस्टोरेशन, रिस्टोरिंग द बेनिफिट्स वाली बातें आ सकती है। When a contract is avoided on the ground of undue influence, the court has the rights, the powers, the discretion to ask the aggrieved party for refunding or restoring the benefit either in full or in part. जो कुछ जजमेंट लेना होगा वो कोर्ट जज करेगी अब, कि क्या प्रॉपर्टी एग्राइड पार्टी को वापस मिलनी चाहिए, रिस्टोर कर देनी चाहिए, उसे वापस मिलनी चाहिए, उससे जो प्रॉपर्टी ली गई है वो गलत तरीके से ली गई है, मेंटल प्रेशर क्रिएट करके उसकी प्रॉपर्टी ली गई है, जैसे अभी केस देखा शेर सिंह वर्सेस प्रीति सिंह का, तो उसको प्रॉपर्टी वापस दे देनी चाहिए। ये जज कौन करेगा? जज जज करेंगे अदालत में, हमें जज नहीं करना है। दूसरा, हो सकता है कि अगर आपसे कोई प्राइज ली गई हो, मनी लिया गया हो, तो मनी को रिफंड करने की बातें हो सकती। मान लो 5,000 का खर्चा हो रहा है और बंदा आपसे 25,000 मांग रहा हो, तो जो 20,000 का ज्यादा एक्सेस अमाउंट मांगा गया है वो रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। वो रिफंड हम क्लेम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो आप इस तरीके से अपना रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। बट ये जजमेंट पूरा का पूरा किसके ऊपर होगा? द डिस्क्रिएशन, द पावर इज इन द हैंड ऑफ कोर्ट। कोर्ट डिसाइड करेगा, हमें डिसाइड